everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about mechanism of breathing या फिर physiology of respiration. सो ये कौन सा यूनिट में आएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरा कवर की हूँ कि किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको फिजियोलॉजी में लिखना है और किस तरह से अच्छा स्कोर करना है। सो आज का हमारा टॉपिक का ओरिएंटेशन या कंटेंट कैसा होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, इसके बाद फेजेज होता है दो वो देखेंगे, इसके बाद मसल इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू और अप्लाइड फिजियोलॉजी हम लोग लास्ट में देखेंगे। और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में। सो फर्स्ट डिफिनेशन इसका क्या है, तो रेस्पिरेशन जो है यह एक साइक्लिक प्रोसेस है बाय फ्रेश एयर इंटर करता है हमारे लंग्स में। एल्वियोलाई एयर, जो लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसका एयर जो है वो लीव वहाँ से लंग्स से बाहर आता है और इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो इसका दो फेजेज है। सबसे फर्स्ट जो है इंस्पिरेशन और नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं एयर का इन करना, जो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एयर जाता है उस प्रोसेस को इंस्पिरेशन बोलते हैं। हालांकि इसका भी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। और एक्सपायरेशन क्या होता है, जो कि हमारे लंग्स से जो CO2 होता है वो बाहर आता है एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन बोलते हैं। यह एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी यूज होती है, लेकिन एक्सपायरेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होता है। सो ये पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट तक आपको ये ध्यान रखना है कि ये अकर कैसे होता है। ये मेनली प्रेशर और वॉल्यूम का खेल है। जो हम लोग प्रेशर, ये पहले ही फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। सो क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर लेस होगा, अगर हमारे पल्मोनरी यानी लंग्स में अगर प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जाके इंस्पायरेशन होगा। देखिए जो एयर है उसका क्या फिनोमिना है, चाहे कोई भी चीज़ है, जहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से वो कम में जाना चाहेगा। तो इंस्पिरेशन डैट मीन्स एटमॉस्फेयर का अगर प्रेशर की मैं बात करूँ तो 760 mmHg होता है। अगर इससे हमारे लंग्स में प्रेशर कम है तो यार ये एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाना चाहता है और इसी प्रोसेस को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग्स का बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है, कैसे मसल जो है वो अपवर्ड मूव करके या फिर वर्टिकल मूव करके और वॉल्यूम बढ़ा के और प्रेशर को जो है वो कम करते, वो सारा चीज़ देखेंगे। और ये जो फिनोमिना है, जैसे कि वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर स्पेस ज़्यादा हुआ तो कोई चीज़ अगर वहाँ पे है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगता है। और ये हम लोग आगे मैकेनिज्म में भी समझेंगे। सो इंस्पायरेशन अगर देखिए, ये पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये काम में आएगा। इंस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या है, जैसा कि मैं आपको बताई कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, लंग्स में हमारा एयर का आना, इसी को हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें मेन क्योंकि मैकेनिज्म ही है इंस्पायरेटरी मसल्स का, मसल से किसी चीज़ का मूवमेंट हमारे बॉडी में हो तो बिना मसल के मूवमेंट के नहीं हो सकता है। सो इसमें भी ऑफकोर्स मसल इन्वॉल्व होंगे। सो हमें देखना होगा कि अब मसल कौन कौन सा है जो कि मूव करवाएगा एयर को अंदर, मसल मूवमेंट होगा तभी जाकर वॉल्यूम ये सब बढ़ेगा। सो एयर इन करेगा हमारे लंग्स में। सो फर्स्ट होता है इंस्पायरेटरी, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल, और एक और होता है एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल। ये जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब ये हमें साथ देता है। एसेसरी का मतलब है कि ऐड किया हुआ, मतलब ये प्राइमरी मतलब ये फर्स्ट हमको ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है। सो प्राइमरी में कौन सा होता है, डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एसेसरी में कौन आता है, तो इसमें 4 मसल मेन आते हैं जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि कपालभाति ये सब हो गया। कपालभाति में तो फिर भी एक्सपायरेशन का ज़्यादा ये होता है। ये योगा का बात है, में भी ये बहुत ही फेमस है तो आप जानते भी होंगे। या फिर अनुलोम विलोम में मेनली हमें जो है वो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल काम में हम लोग लेते ही हैं। सो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट क्या है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल, नेक्स्ट है सेरेटस एंटेरियर, और थर्ड है स्कैल्नी और एलिवेटर ऑफ स्कैपुला। सो ये सब मसल जो है एसेसरी है।
अब हम लोग क्योंकि प्राइमरी ये सब हम लोग जानेंगे कि एसेसरी करेगा, लेकिन प्राइमरी जो इंस्पायरेटरी मसल है जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं, जहाँ पे जो मसल काम कर रहा है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसको इलेबोरेट करके हमें बताना होगा और कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ हमें देखना होगा। सो फर्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम कैसा शेप का होता है? तो ये डोम शेप, इस तरह से डायफ्राम जो है वो सिचुएटेड होता है। अटैचमेंट इसका लिखना होगा तो पीछे की ओर वर्टिब्रा से ये अटैच होता है, और फ्रंट अगर आगे की ओर देखा जाए तो स्टर्नम से, और साइड्स अगर देखें तो इस तरह से रिब्स इसके रहते हैं। सो इसका अटैचमेंट होगा। और किसके थ्रू ये जो हमारा ये है सारा जो बोन है, जैसे वर्टिब्रा स्टर्नम ये सब जो बोन है उससे कैसे जुड़ा रहेगा? तो हमें पता है कि मसल और जो ये बोन है उसका किस तरह से ये रहता है अटैचमेंट, तो टेंडन के द्वारा, तो सेंट्रल टेंडन के द्वारा ये अटैच रहेगा। नर्व सप्लाई भी हमें लिखना होगा, क्योंकि नर्व का जब तक स्टिमुलेशन होगा तब तक नहीं होगा जब तक फ्रेनिक नर्व का स्टिमुलेशन या फिर उसके ऊपर, तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स नहीं कर सकता। तो कौन सा नर्व सप्लाई करता है? फ्रेनिक नर्व। सो डायफ्राम का इंस्पायरेशन में क्या हेल्प है, क्या रोल है इसका? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डायफ्राम, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, ये मेनली जो सेंट्रल रेस्पायरेशन, जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन देखेंगे तो क्या होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, वहाँ पे देखेंगे कि VRG DRG करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन। सो वहाँ से स्टिमुलेशन जाता है जिसके कारण फ्रेनिक नर्व इसको स्टिमुलेट करेगा, तब जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इस तरह से, अगर डायफ्राम है तो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत होता है, मतलब हम लोग मेनली मतलब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऊपर की ओर जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके, लेकिन नहीं, यहाँ पे फ्लैट नीचे की ओर एक कॉन्ट्रैक्ट होके आएगा, जिसके कारण वर्टिकल जो डायामीटर है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से मसल था, अब जैसे ही इधर आया तो इसी तरह को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल डायामीटर जो है वो लंग्स का इंक्रीज होता है, और जब भी जैसे इंक्रीज हुआ तो इतना सारा वॉल्यूम बढ़ा, और जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे कि हम पहले ही मैं बताई कि इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो वॉल्यूम अगर ये बढ़ेगा तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर तो घटेगा, और प्रेशर जो है वो 760 mm एटमॉस्फेयर का है, और इससे कम हमारा लंग्स का हो जाता है। तो एयर तो है ही कि इसको जहाँ प्रेशर कम मिलेगा वहाँ चलाएगा, सो एयर जो है एल्वियोलाई में इन कर जाता है। अब हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि प्राइमरी में इन्वॉल्व था उसका देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को भी हम लोग समझेंगे जो कि MCQ में भी पूछा जाता है। सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स, हमें पता है कि यह कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द रिब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है बिटवीन रिब्स के प्रेजेंट होता है। सो ये जो है इनर्वेटेड किसके द्वारा होता है? इंटरकोस्टल मसल, जो कहाँ से निकलता है? वर्टिब्रा के T1 और T11 पार्ट से। सो इसका क्या एक्शन है इंस्पायरेशन में? सो ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसका भी वही है कि सेंट्रल जो रेस्पायरेटरी सेंटर है वहाँ से स्टिमुलेशन मिलेगा फ्रेनिक नर्व को, और फ्रेनिक नर्व जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करता है, तो ये सारा हमें बात पता होनी चाहिए। सो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तब क्या होगा? दो चीज़ें होती है, एक तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डायामीटर चेस्ट का जो है वो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज का साइन है, और ये जो है एक जो है एंटेरो पोस्टेरियर डायामीटर चेस्ट का इंक्रीज होता है। सो ये है क्या? मेनली इसको समझाने के लिए बहुत अच्छे से फिनोमिना है जिसको हम लोग बकेट हैंडल मूवमेंट बोलते हैं, जब ट्रांसवर्स में जो है वो डायामीटर अगर इंक्रीज होता है तो। नेक्स्ट है, अगर इसको हमें समझना हो तो पॉम्प हैंडल मूवमेंट से समझते हैं। सो देखिए ट्रांसवर्स डायामीटर चेस्ट का कैसे होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारा रिब्स है। रिब्स जब ऐसे नॉर्मली इस तरह से रहता है, जो 11 रिब्स है वो स्टर्नम से इस तरह से नॉर्मली रहेगा, लेकिन जब हमें इंस्पायरेट करना है तो अगर वहाँ पे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह से ऊपर की ओर आता है। तो ये अगर इस तरह से आएगा तो किस तरह का जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सो आप ये देख सकते हैं, जब भी हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन किसी का देखते हैं तो आप एनाटॉमी ऑफ फर्स्ट में ही पढ़ेंगे कि इस तरह से हम काटते हैं तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। सो इसी तरह से जो है वो रिब्स अगर
इस तरह से ऊपर की ओर आया तो ट्रांसवर्स सेक्शन में लंग्स का डायामीटर बढ़ेगा, और डायामीटर बढ़ा मतलब क्या कि वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है फिर से कम होगा, और प्रेशर अगर कम हो गया तो ये एटमॉस्फेयर से जैसे ही इतना कम हो गया तो एयर तो इंटर करेगा, तो इस तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो काम करता है। लेकिन ये क्या है, तो वही चीज़ें हैं कि जैसे कि हम लोग एक बकेट रखा हुआ है तो उसी तरह से हमारा रिब्स, एक बकेट का हैंडल जो होता है वो इस तरह से मेनली हम लोग घर में रखे तो रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपको जैसे वॉशरूम जाना है तो इसको उठाइएगा, तो जो उठाते हैं तो जब हम लोग ऐसे इस तरह से बाल्टी इसको उठाया तो ये इस तरह से उठा, तो इसी तरह से हमारा रिब्स भी ट्रांसवर्स सेक्शन में उठता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायामीटर मतलब इंक्रीज हुआ। डैट मीन्स क्या कि मूवमेंट ऑफ रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड की ओर और आउटवर्ड की ओर हुआ, जिसके कारण ये प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा, सो एयर इंटर करेगा। अब हमें एक एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ चेस्ट देखना है। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो हमारा रिब्स है, इस तरह से हम देखे थे, इस तरह से हमारा रिब्स है, तो ये ऊपर की ओर आएगा, तो लंग्स भी हमारा आउटवर्ड, सॉरी लंग्स नहीं, यहाँ पे स्टर्नम, स्टर्नम है, हमें पता है स्टर्नम है रिब्स, तो ये रिब्स भी ऊपर की ओर आएगा, और जब ये रिब्स ऊपर की ओर आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको इस पार्ट को हम लोग एंटेरियर बोलते हैं और पीछे वाला पोस्टीरियर। तो ये जब ऊपर की ओर आ रहा है तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एंटेरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है लंग्स का ये बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो फिर से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो यह जो है इंटर करेगा अंदर। तो इसको समझाने के लिए पैम्प हैंडल मूवमेंट दिया गया कि इस तरह से रिब्स से हमारा जो है वो स्टर्नम अटैच है, तो ये क्या हुआ, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सो रिब्स ऊपर की ओर, डैट मीन्स क्या कि अपवर्ड और फॉरवर्ड, ये इस तरह से मतलब होगा, तो ये हमारा स्टर्नम है, ये ऊपर की ओर गया, सो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज हुआ, तब इलिवेशन, जिस इलिवेशन के कारण स्टर्नम का, और इसको कैसे समझाया गया, तो पंप हैंडल मूवमेंट से, किसी चापाकल का जो हम लोग इस तरह से आप उठाते हैं ना, तो किस तरह से हुआ, इसको हम लोग एंटेरियर माने, इसको पोस्टीरियर माने, तो ऊपर की ओर गया, इसीलिए इसको, और इसका मेन है क्या कि वॉल्यूम बढ़ाना, और जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसके कारण एयर इंटर करेगा हमारे लंग्स में। सो आई होप कि मैं पेंसिल और ये से भी समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे समझाने के लिए दोनों एग्जाम्पल भी दिया गया है, और इसको आपको ध्यान रखना है, और किसके अपवर्ड या लिफ्ट होने से कौन सा मूवमेंट होता है, ये सारा चीज़ आपको देखना होगा, ये MCQ में भी पूछा जाता है। सो हम लोग देखेंगे कि अगर फ्लो चार्ट के थ्रू अगर मैकेनिज्म प्रेस्पिरेशन आखिर हुआ कैसे, और डायग्राम के थ्रू, तो सबसे पहले डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके कारण थोरेसिक जो चेम्बर में वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ था और प्रेशर डिक्रीज हुआ था। सो ये भी, और जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर को इंटर करवाने का काम करेगा, और एक तो हमारा एक और मसल प्राइमरी था जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो अपवर्ड की ओर मूवमेंट हुआ, और वो भी जब अपवर्ड की ओर मूवमेंट हुआ तो इसके कारण वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, जिसके कारण आउटसाइड से एयर जो है हमारे लंग्स में इंटर करेगा, उसी को हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। अगर डायग्राम के थ्रू हम लोग समझे तो ये हमारा रिब्स है और यहाँ पे हमारा लंग्स है। एटमॉस्फेयर, जैसे ही ये वाला डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डायामीटर इंक्रीज करेगा, जिससे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा सो और रिब्स भी राइज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, और ऊपर जब रिब्स है तो और यहाँ पे इस तरह से जब आया सो एयर जो है वो इंटर किया, और इंटर किया उसी को हम लोग इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। सो अब हम लोग एक्सपायरेशन देख लेते हैं, जो कि सेकेंड फेज है। उसका डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ लंग थ्रू द पैसिव प्रोसेस, जो हमारे लंग्स से एयर जो है वो बाहर जाएगा, उसी को हम लोग जो है एक्सपायरेशन बोलते हैं, और यह एक पैसिव प्रोसेस है, जो कि पहले भी मैं आपको बताई थी। ये प्रोसेस क्यों होता है, हमारा लंग्स जो है उसमें इलास्टिसिटी पाया जाता है, वो रिक्वाइल और फ्लैट कर सकता है, तो जब एयर को बाहर करना है तो रिक्वाइल होता है। थोरेसिक केज हम लोग किसको बोलते हैं, जो रिब्स है, स्टर्नम है, उसमें जो भी मसल्स है वो सब मिलके एक थोरेसिक केज बनाता है। सो ये सब जो है वो रिक्वाइल करेगा, जो फ्लैट हुआ था उस तरह से अब रिक्वाइल करेगा, जिस तरह से स्प्रिंग होता है कैसे उसको फैलाइए फिर अपनी जगह पे वो आएगा, तो उसी तरह से इन लोग में भी रिक्वाइल के ये होता है। सो क्या होगा, डायफ्राम लिफ्टेड अप, डायफ्राम जो है
जो नीचे आया था, इस तरह से मैं आपको बताई थी कि डायफ्राम है और नीचे आया था, तो फिर से ये ऊपर चल जाएगा एक्सपायरेशन के प्रोसेस में। और ये जो इंटरकोस्टल मसल था हमारा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो भी अब रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण रिब्स और जो स्टर्नम था वो अपने स्पेस पे आ जाएगा। ये जो लिफ्ट अप हुआ था वो अपने स्थान पे आएगा। सो अगर मैकेनिज्म फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करें, सो क्या होता है कि सबसे पहले रिक्वाइल हुआ लंग्स और थोरेसिक केज, नेक्स्ट क्या हुआ रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, जिसके कारण एंटेरो पोस्टीरियर जो डायामीटर और एक क्या था ट्रांसवर्स जो डायामीटर था वो डिक्रीज हुआ। पहले तो इंस्पायरेशन में इंक्रीज हुआ था क्योंकि वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब रिलैक्स करना है तो ये सारा चीज़ डिक्रीज होगा। और रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम जो भी नीचे था वो ऊपर जाएगा। और ये सब ऊपर जा रहा है तो कर क्या रहा है, जैसे वॉल्यूम ये सब के आगे होने से, कोई के नीचे होने से वॉल्यूम बढ़ा था, तो अब तो ये क्योंकि अपने स्थान पे जा चुका है तो वॉल्यूम कम गया। और जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से अब ये वॉल्यूम जो है वो कमेगा तो प्रेशर तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो प्रेशर अब जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स में ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही लंग्स में ज़्यादा हुआ तो अब तो चाहेगा यार कि हम एटमॉस्फेयर में कम है तो वहाँ पे मैं चल जाऊँ। सो इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर्स और वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, तो एयर जो है वो बाहर चला गया। ये हुआ क्या कि डायफ्राम अपनी जगह पे आ गया, रिब्स जो है वो डाउन कर गया। सो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण और वॉल्यूम कम होने के कारण, सबसे पहले तो वो प्रेशर ज़्यादा हुआ था और इन लोग बोला कि तुमको अब जगह नहीं देंगे एयर को, तो एयर चाह कि हम बाहर हो जाए, और इसी को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। सो एक्सपायरेटरी मसल हमें अब देखना है, जैसे कि हम लोग इंस्पायरेटरी मसल देखे थे उसी तरह से एक्सपायरेटरी मसल। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब एक्सपायरेटरी मसल ये सब होता है। जब जो कि मैं बताई थी योगा कपालभाति जो है, उसमें इन लोगों का मेन फिनोमिना आपको समझ में आएगा अगर आप कपालभाति योगा जानते होंगे तो। उसमें हम लोग फोर्सफुल जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, जिसके कारण एब्डोमेन भी हमारा मूवमेंट होता है। सो इसमें प्राइमरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एसेसरी है एब्डोमिनल मसल, जिसमें भी और एब्डोमिनल मसल में कौन सा आता है हमारा इंटरनल ऑब्लिक रेक्टस एब्डोमिनिस, ये सब मसल जो है वो ऐसे फोर्सफुल जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो हेल्पफुल रहता है। प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल, जबकि हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है तो वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आपको ध्यान रखना है कि ये जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो हेल्पफुल होता है। और एक कहाँ प्रेजेंट होता है तो डीप इनसाइड द एक्सटर्नल। चलिए मैं एक अच्छे से आपको इसको समझाती हूँ। सो ये हमारा स्टर्नम और ये है रिब्स, और इसके बीच में ही इंटरकोस्टल मसल पाया जाता है। सो एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को आप कैसे पहचानिएगा, इसका जो फाइबर है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरह होता है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और यही ऊपर होता है। और जब इस लेयर को हटाते हैं तो हमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है। और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसका जो फाइबर है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। सो इस तरह से आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी आपको एग्जाम में भी इसी तरह से शो करना है। अब मेरा लास्ट टॉपिक है अप्लाइड फिजियोलॉजी। सो अप्लाइड फिजियोलॉजी बहुत ही आसान होता है कि मतलब क्या आप पढ़े उसका क्लिनिकल में रिलेशन। आप एक मेडिकोस है तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन हमें पढ़ाया जा रहा है वो क्या उसका इम्पॉर्टेंस है एक क्लिनिकल एरिया में। सो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मेनी वे, जिसमें इंक्लूड है कि अगर इंस्पायरेटरी रेट अगर किसी पर्सन का डिक्रीज होगा, इस तरह से जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम ये सब जो मूवमेंट कर रहा था वो सारा चीज़ नहीं होगा, जिसके कारण इन जो है वो डिक्रीज होगा रेस्पिरेटरी रेट। और जैसे ही रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है तो सोचिए ना, हम मेटाबॉलिज्म के थ्रू CO2 हमें बन रहा है हमारे बॉडी में, वो बाहर नहीं जाएगा, जिसके कारण H+ बढ़ता है, और H+ बढ़ेगा तो pH कम होगा, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। एक कंडीशन क्या है कि जब हॉस्पिटल जाइएगा तो पेशेंट को देखिए कि रैपिड ब्रीदिंग रेट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो इन्वायरमेंट से O2 ज़्यादा आएगा और CO2 जो है वो कम जाएगा, क्योंकि बार बार आप एक्सहेल आउट कर दे रहे हैं, जिसके कारण जब CO2 कम है तो H+ भी कम होगा और pH ज़्यादा हो जाता है, और pH का ज़्यादा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाता है, और ये बहुत वर्स कंडीशन देखने को मिलता है पेशेंट में।
सो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जिस तरह से मैं बताई उसी तरह से आपको लिखना है कि किस तरह से फेजेज हुआ, कौन सा मसल काम किया, किस तरह से उसका एक्शन था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि एक फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इंस्पायरेशन समझाए। इसके बाद फेजेज स्टार्ट हुआ था एक्सपायरेशन का, जिसमें क्या क्या हुआ, और इसके बाद जो है वो मैकेनिज्म हम लोग देखें एक्सपायरेशन का डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू। इसके बाद जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो कौन कौन सा मसल काम आता है और वो कैसे सिचुएटेड रहता है, वो सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस किए। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जितने प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।